नमस्ते और स्वागत है दोस्तों। मैं हूं केतन चावड़ा। मेरे साथ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से मेरी मित्र। नमस्ते। हम अपनी श्रृंखला ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ, गुर्जर, क्षत्रिय, मिस्त्री, राय बहादुर और राय साहब के साथ वापस आ गए हैं। जी हाँ। आज हम भारतीय रेलवे इतिहास के एक और सुनहरे अध्याय की गहराई में उतरेंगे। ये है कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की प्रतिष्ठा और सटीकता भरी रेल यात्रा। बिल्कुल। आज हम कच्छ गुज्जर क्षत्रिय मतलब मिस्री समुदाय की भारत के रेलवे निर्माण में जो लगभग 150 साल की विरासत है, उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने आधुनिक भारत के रेलवे नेटवर्क की, कह सकते, नींव रखी। सही कहा। और आज की हमारी विशेष चर्चा केंद्रित है एक ऐसे ही नायक पर, राय साहब मूलजी जगमल सावरिया। हाँ, मूलजी जगमल सावरिया। वे सिर्फ एक रेलवे ठेकेदार ही नहीं थे, बल्कि बिलासपुर के एक प्रमुख खदान मालिक, व्यवसायी और शहर के संरक्षक भी थे। बिल्कुल। और उनकी कहानी जानने के लिए हमने विकिपीडिया के कुछ अंश तो लिए ही हैं, साथ ही उनके परपोते गिरीश जयंतीलाल सावरिया और उनके बेटे किरीट सावरिया जो बिलासपुर में है, उन्होंने जो पारिवारिक जानकारी और किस्से साझा किए, उनका भी सहारा लिया है। अच्छा, यानी हमें काफी अंदरूनी जानकारी भी मिली है। जी। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प व्यक्तित्व के जीवन और उनके योगदानों की पड़ताल शुरू करते हैं। उनका शुरुआती जीवन कैसा था, कहाँ से थे वो? राय साहब मूलजी जगमल सावरिया का जन्म 1899 में हुआ था, कच्छ रियासत के कुम्भारिया गांव में। कच्छ से? हाँ, कच्छ से। उनके पिता का नाम जगमल गांगजी सावरिया और माता का नाम वीराबाई था, और वे कच्छ गुर्जर क्षत्रिय यानी केजी के समुदाय से थे। ये समुदाय अपनी उद्यमशीलता के लिए जाना जाता है और उनका परिवार कुम्भारिया के गंगानी कुल से था। यानी उनके परिवार का इस क्षेत्र में रेलवे वगैरह में पहले से ही नाम था? हाँ, बिल्कुल। उनके पिता जगमल गांगजी और चाचा वो पहले से ही रेलवे ठेकेदारी के काम में माहिर थे। अच्छा। उन्होंने 1880 और 90 के दशक में बंगाल नागपुर रेलवे, बीएनआर जिसे कहते हैं, उसके कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर काम किया था, जैसे राजनंदगांव से झारसुगुड़ा तक का खंड। हाँ। और बिलासपुर कटनी लाइन भी। और उस जमाने के जो बड़े ठेकेदार थे, जैसे खोरा राम जी, वो उनके समकालीन थे। और सुनने में आया है कि बिलासपुर शहर से उनका एक गहरा नाता जुड़ गया था। सही सुना। असल में जगमल गांगजी ने 1890 में जयराम मंडन के साथ मिलकर, जयराम मंडन? हाँ, उनके साथ मिलकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया और फिर वो वहीं बस गए, बिलासपुर को ही अपना घर बना लिया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि जगमल गांगजी 7 भाई थे। 7 भाई? हाँ, और वे एक सिंडिकेट की तरह काम करते थे। मतलब आज की भाषा में कहें तो एक तरह का हिंदू अविभाजित परिवार, HUF। 7 भाई मिलकर काम कर रहे थे। इसका क्या मतलब था उस जमाने में? इतने बड़े पैमाने पर रेलवे लाइन बिछाने के काम के लिए ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, ये उनकी सफलता का एक बड़ा राज था, कह सकते हैं। इस पारिवारिक संरचना ने उन्हें जोखिम बांटने में मदद की, बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाना आसान हुआ और अलग-अलग जगहों पर एक साथ काम संभालना मुमकिन हुआ। सोचिए, जगमल गांगजी में, तो उनके भाई वलजी रायपुर में, श्यामजी रायगढ़ में, वस्ता खरसिया में, रामजी झरिया में और जीवन आद्रा बांकुरा में काम देख रहे थे। क्या बात है। तो ये जो संगठित दृष्टिकोण था, वो ब्रिटिश भारत में विशाल रेलवे लाइनें बिछाने जैसे जटिल काम के लिए बहुत जरूरी था। ये तो वाकई कमाल का प्रबंधन और पारिवारिक तालमेल था। हाँ। तो इसी विरासत को मूलजी जगमल ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। मूलजी जगमल और उनके भाई रणछोड़ जगमल, जिनका जन्म 1901 में हुआ था, वो बहुत कम उम्र में ही अपने पिता के साथ रेलवे ठेकेदारी में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने पिता और चाचाओं से काम सीखा और फिर खुद कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया। जैसे कि कौन सी परियोजनाएं थी उनके शुरुआती दौर की? उन्होंने कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उदाहरण के तौर पर देखें तो 1918 में बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे का अनूपपुर बरवाड़िया खंड का निर्माण। ओके। और 1921 में बंगाल नागपुर रेलवे की सिनी पुरोलिया लाइन का दोहरीकरण, मतलब डबल लाइन करना। ये उनके शुरुआती महत्वपूर्ण कामों में से थे। और उनका मुख्यालय बिलासपुर ही रहा? हाँ, उन्होंने बिलासपुर को अपना मुख्यालय बनाया और फिर झारसुगुड़ा, रायगढ़ जैसी जगहों पर अपनी शाखाएं भी खोलीं। क्या वे अकेले ही इतने बड़े काम करते थे या दूसरों के साथ मिलकर, आजकल जैसे जॉइंट वेंचर होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। बड़े अनुबंधों के लिए वे अक्सर अपने ही समुदाय के दूसरे नामी ठेकेदारों के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाते थे। अच्छा।
इससे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जोखिम और पूंजी वो कई ठेकेदारों में बंट जाती थी। ये तो समझदारी की बात है। बिल्कुल। इनमें राय बहादुर जयराम वालजी चौहान, श्यामजी गांगजी, रुड़ावालजी, राय बहादुर देवराज दया और राय साहब हरिलाल श्यामजी जैसे उस समय के प्रतिष्ठित नाम शामिल थे। वाह, यानी बड़े नामों के साथ काम होता था। जी। उनके परिवार ने सिर्फ रेलवे लाइनें ही नहीं बिछाई, बल्कि बिलासपुर शहर को बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है ना? निश्चित रूप से। अगर आप उनके परिवार द्वारा निर्मित संरचनाओं की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने बिलासपुर का चेहरा ही बदल दिया। जैसे? बिलासपुर रेलवे स्टेशन और यार्ड तो थे ही, साथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर, रेलवे मार्केट, यूरोपियन ऑफिसर्स क्लब भी। हाँ, क्लब भी, रेलवे के हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम, रेलवे अस्पताल, टाउन हॉल, महावीरगंज यानी गोल बाजार, कुंज बिहारी मार्केट, मतलब उन्होंने शहर के विकास की पूरी नींव रखी। और वो अरपा नदी पर बने पुल की भी कहानी है शायद। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है उनकी दूरदर्शिता का। सरकंडा में अरपा नदी पर सड़क पुल वो पहले उनके पिता जगमल गांगजी ने 1926 में बनवाया था। ओके। फिर 1941 में मूलजी जगमल और उनके भाइयों ने शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उसे 2 लेन का बनाकर नवीनीकृत किया। अच्छा, उसे चौड़ा किया। जी, ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये शहर के भविष्य के लिए सोचना था। इसके अलावा रेलवे डीआरएम ऑफिस, शिवनाथ ऑफिसर्स रेस्ट हाउस और सीएमडी कॉलेज जैसी इमारतें भी उनके योगदान का हिस्सा हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, वो है उनकी निजी नैरो गेज रेल लाइन। जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, वो वाकई उनकी उद्यमशीलता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का अद्भुत उदाहरण है। 1935 में राय साहब मूलजी जगमल ने लिंग्याडी में, जो अरपा नदी के पार है, वहां उनकी ईंट भट्टे थे। ईंट भट्टे? हाँ, तो उन भट्टों को बिलासपुर रेलवे साइडिंग से जोड़ने के लिए उन्होंने करीब 8 मील लंबी एक निजी नैरो गेज रेल लाइन और उस पर पुल भी बनवाया। अपनी खुद की रेल लाइन 8 मील लंबी, सिर्फ ईंटें ढोने के लिए? ये कैसे संभव हुआ उस जमाने में? देखिए, ये उनकी सरलता और संसाधनों के कुशल उपयोग को दिखाता है। उन्हें अपनी ईंटों को रेलवे परियोजनाओं तक पहुंचाना था, शहर के दूसरे निर्माण कार्य तक पहुंचाना था। हाँ, जरूरत तो थी। तो उन्हें एक भरोसेमंद और किफायती परिवहन माध्यम चाहिए था। उन्होंने अपना खुद का समाधान निकाल लिया। ये निजी लाइन 1948 तक काम करती रही। ये दिखाता है कि वो कितने आगे की सोचते थे। वाकई, रेलवे और निर्माण में तो उनका दबदबा था ही, लेकिन उनकी उद्यमशीलता यही नहीं रुकी है ना? वे खनन क्षेत्र में भी सक्रिय थे, जैसा आपने शुरू में बताया। बिल्कुल। उन्हें अपने पिता और चाचाओं से झरिया कोयला क्षेत्र के बसरा कोयलेरी में हिस्सा विरासत में मिला था। अच्छा, वो पारिवारिक था? हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद कोयले की खोज की। खुद खोज की? कहाँ और कैसे? ये तो दिलचस्प है। हाँ, 1921-22 के आसपास की बात है, जब वे शायद किसी रेलवे अनुबंध पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने पाली के पास, हाँ, जो उस समय मध्य प्रांत और बरार में था, वहां उन्होंने कोयले के भंडार का पता लगाया और फिर वहां डोंगा नाला कोल्योरी की स्थापना की। डोंगा नाला कोल्योरी? जी। और ये उस क्षेत्र की, यानी मध्य प्रांत की पहली काम करने वाली कोयला खदान मानी जाती है। तो वे सिर्फ खदान मालिक ही नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता और संस्थापक भी थे। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उस समय के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। इसने उन्हें न केवल एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया, बल्कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की नींव रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी पहचान दिलाई। उनकी संसाधनों को पहचानने की क्षमता गजब की थी। कोयले के अलावा उन्होंने बाद में अकलताड़ा, जयरामानगर और खैरा के पास चूना पत्थर और डोलोमाइट की खदानें भी शुरू की, और तुमसर के पास मैंगनीज की खदान भी उनके स्वामित्व में थी। और उनकी खोज का सिलसिला आजादी के बाद भी जारी रहा। क्रोमाइट का कुछ जिक्र था? जी हाँ, 1953 में, यानी आजादी के बाद, उन्होंने पाली के पास ही क्रोमाइट खनिज की खोज की सूचना दी। अच्छा। जिसकी पुष्टि बाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी की। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने दशकों पहले ही बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ऊर्जा और खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया। खनन के अलावा ईंट भट्टों का जिक्र हुआ था पहले। वे कितने बड़े पैमाने पर थे? क्या वो सिर्फ अपनी रेल लाइन के लिए थे? नहीं, वो काफी बड़े पैमाने पर थे। उनके टोरवा, लिंग्याडी और लाल खदान क्षेत्र में विशाल ईंट भट्टे थे, और इन भट्टों से
बड़े पैमाने पर रेलवे को भी ईंटों की आपूर्ति की जाती थी, जो उनके अपने रेलवे ठेकों के लिए भी महत्वपूर्ण था और शायद दूसरों को भी बेचते हों। और फिर एक और पहला कदम, माचिस का कारखाना। ये कैसे हुआ? हाँ, ये भी उनकी विविधता दिखाता है। 1936 में उन्होंने बिलासपुर के जगमल चौक पर लक्ष्मी मैच वर्क्स नाम से माचिस और आतिशबाजी बनाने का कारखाना शुरू किया। लक्ष्मी मैच वर्क्स। जी, और ये मध्य प्रांत और बरार का पहला माचिस कारखाना था। तो ये दिखाता है कि उनका व्यापारिक दायरा कितना फैला हुआ था। रेलवे, खनन, ईंट निर्माण और अब उपभोक्ता वस्तु उद्योग में भी प्रवेश। सही में बहुआयामी व्यक्तित्व। इतनी सारी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ क्या वे सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के लिए भी समय निकाल पाते थे? निश्चित रूप से। वो सिर्फ पैसा कमाने वाले व्यवसाय नहीं थे, समाज और शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझते थे। किस तरह से? उन्हें बिलासपुर की जिला परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। वे बिलासपुर नगर समिति और नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल थे। अच्छा, यानी शहर कैसे बसेगा, कैसे बनेगा, इसमें उनकी राय ली जाती थी। बिल्कुल, शहर के विकास की योजनाओं में उनकी सक्रिय भूमिका थी। और इसी समाज सेवा के लिए उन्हें राय साहब की उपाधि मिली थी। जी हाँ, उनके लोक कल्याण और दान के जो कार्य थे, उनको मान्यता देते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया। ये कब मिली थी उपाधि? देखिए, स्रोत इस पर थोड़े अलग हैं। संभवतः 1927 या 1941 के आसपास मिली, लेकिन उपाधि का मिलना ही उनके सामाजिक कद और योगदान को दर्शाता है। उन्होंने सांस्कृतिक जीवन में किस तरह योगदान दिया? आपने गुजराती समाज का जिक्र किया था। हाँ, वे बिलासपुर और आसपास रहने वाले जो गुजराती समुदाय के लोग थे, उनको एकजुट रखने और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पारिवारिक किस्सों से पता चलता है कि 1940 के दशक में नवरात्रि के दौरान लोग गरबा खेलने और उत्सव मनाने के लिए उनके घर पर इकट्ठा होते थे। अच्छा, उनके घर पर? हाँ, और कहते हैं इसी मेलजोल से बाद में गुजराती समाज नामक संगठन का गठन हुआ, जो आज भी बिलासपुर में सक्रिय है। वाह, परोपकार की भी बात आती है। क्या ये उनके परिवार की परंपरा थी? हाँ, परोपकार तो जैसे उनके खून में था। उनके पिता जगमल गांगजी ने कई मंदिर बनवाए थे, जैसे पिथमपुर में कालेश्वर नाथ शिव मंदिर और बिलासपुर, झारसुगुड़ा, अमरकंटक में भी शिव और लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाए। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर के लिए चांदी के द्वार भी दान किए थे और उनके भाई श्यामजी गांगजी ने वहां संगमरमर की टाइलें लगवाई थीं। तो ये परंपरा थी और राय साहब मूलजी जगमल ने इसे कैसे निभाया? उन्होंने भी कई दान कार्य किए, जैसे अपने पिता द्वारा 1890 में बनवाए गए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास वाले हिंदू मंदिर के रख रखाव के लिए उन्होंने बाजार क्षेत्र में अपनी 4 दुकानें दान कर दी। मंदिर के नाम कर दी। जी, और इससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में योगदान दिया। अपने भाई रणछोड़ जगमल के साथ मिलकर उन्होंने 13 फरवरी 1940 को रतनपुर में एक धर्मार्थ अस्पताल और डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। अस्पताल रतनपुर में? हाँ, धर्मार्थ अस्पताल, और उसका उद्घाटन तत्कालीन मध्य प्रांत के गवर्नर सर फ्रांसिस वर्नर वाइली की पत्नी लेडी वाइली ने किया था। ये उस समय एक बड़ी बात थी। वे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति काफी जागरूक लगते हैं। टीवी क्लिनिक का भी कुछ जिक्र है। बिल्कुल, उन्होंने 1941 में नागपुर में तपेदिक क्लिनिक में मार्चियोनेस ऑफ लिनलिथ को, जो तत्कालीन वाइसरॉय की पत्नी थी, उनकी यात्रा का कार्यक्रम आयोजित करने में भी मदद की थी। तपेदिक उस समय गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी और इस तरह के प्रयासों से जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती थी। और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार ने परोपकार जारी रखा। आपने एक सत्संग भवन का जिक्र किया था। हाँ, राय साहब मूलजी जगमल का निधन 1956 में हुआ, दिल का दौरा पड़ने से बिलासपुर में। लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई ने 1969 में उनकी स्मृति में राय साहब मूलजी जगमल महिला सत्संग भवन नामक एक हॉल सह अतिथि गृह बनवाया। अच्छा। यह भवन आज भी स्थानीय हिंदू महिलाओं के सत्संग के काम आता है और साथ ही यात्रियों, खासकर साधुओं और जरूरतमंदों को रात में ठहरने की निःशुल्क सुविधा भी देता है। ये उनकी स्थायी विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। तो उनकी विरासत आज भी बिलासपुर शहर में महसूस की जा सकती है, उनके नाम से जुड़ी जगहों के जरिए। निश्चित रूप से। बिलासपुर का जो वर्तमान जगमल चौक है और जगमल ब्लॉक, ये उनके पिता जगमल गांगजी सावरिया के नाम पर हैं। पहले जगमल ब्लॉक को मूलजी जगमल मार्ग भी कहा जाता था। खेल के क्षेत्र में भी उनका कुछ योगदान था। फुटबॉल ट्रॉफी का जिक्र?
हाँ, खेल के प्रति भी उनका लगाव था। उन्होंने रेलवे विभाग द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मूलजी जन्मल रनिंग ट्रॉफी की स्थापना की थी। अच्छा। और ये टूर्नामेंट उसी रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम में होता है जिसे संभवतः उन्होंने ही 1914 या 1935 के आसपास बनवाने में मदद की थी। स्रोत थोड़े अलग हैं साल पर स्टेडियम बनवाने में उनका हाथ था। उनके निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में भी एक दिलचस्प किस्सा है ना? बिलासपुर स्टेशन के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो किस्सा तो केजी के समुदाय के निर्माण कार्य की मिसाल है वाकई। 1986 में जब बिलासपुर स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा था, हाँ। तो ठेका एक अन्य केजी के ठेकेदार हिरजी गोविंद जी चावड़ा के पास था। काम के दौरान उन्होंने पाया कि जगमल गांगजी और जयराम मंडन द्वारा 1890 में जो मूल इमारत बनी थी, हाथ से तराशे गए पत्थर और चूने के गारे से उसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। मतलब लगभग 100 साल पुरानी इमारत इतनी मजबूत थी? इतनी मजबूत कि मजदूरों को दीवारें गिराने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। कमाल है। आखिरकार कहते हैं रेलवे के कुछ समझदार अधिकारियों ने उस पुरानी संरचना के महत्व को समझा और स्टेशन के आधे हिस्से को, जो मूल निर्माण था, उसे एक विरासत के रूप में संरक्षित रखने का फैसला किया। अच्छा, तोड़ा नहीं पूरा? नहीं, पूरा नहीं तोड़ा, सिर्फ बाकी आधे हिस्से का ही पुनर्निर्माण हुआ है। ये केजी के मिस्त्रियों के काम की गुणवत्ता और स्थायित्व का, आप कह सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। राय साहब, मूलजी जगमल सावरिया जैसे केजी के समाज के अग्रदूतों की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। ये सिर्फ रेलवे या इमारतें बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लचीलेपन, नवीनता, उद्यमशीलता और अपने समुदाय और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की कहानी है। सही कहा। उन्होंने न केवल भौतिक संरचनाएं खड़ी की, बल्कि शहरों को आकार दिया, उद्योग स्थापित किए और परोपकार के माध्यम से समाज पर एक स्थायी छाप छोड़ी। हाँ। अपने इन अग्रदूतों का सम्मान करके, उनकी विरासत को सहेज कर और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करके ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कहानी जीवित रहे और भविष्य को दिशा दिखाए। वर्तमान केजी के समाज महासभा और हम सभी का ये दायित्व है कि इन नायकों की विरासत को याद रखा जाए, वो फले फूलें और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यह आवश्यक है कि ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाए ताकि लोग जानें कि वो किन मजबूत कंधों पर खड़े हैं। तो दोस्तों, केजी के राय बहादुरों और राय साहिबों की इन अनकही कहानियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। ये उस कौशल, समर्पण और अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने एक राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया। हमारी अगली चर्चा में हम अन्य राय साहिबों के जीवन की गहराइयों में उतरेंगे, उनके उल्लेखनीय कार्यों, उपलब्धियों और सम्मानों को जानेंगे। ये वे शाही पहचान थे जिन्होंने वास्तव में शाही जीवन जिया और अपने काम को शाही अंदाज में अंजाम दिया। अगली बार हम जानेंगे एक और शाही केजी के पहचान, राय साहब विश्राम बालजी राठौर माधापर के जीवन, कार्य और गौरव के बारे में, और उसके बाद अन्य केजी के विभूतियों पर चर्चा जारी रहेगी। इस ऐतिहासिक भारतीय रेल यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आज की चर्चा ने आपको प्रभावित किया है तो इसे अपने केजी के गुजराती और भारतीय समुदायों में जरूर साझा करें ताकि केजी के गौरव की ये कहानी जीवित रहे। हमारे इस प्रयास से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बन सकें। अगली बार एक और अविश्वसनीय केजी के कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।